हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस फॉर यू पर। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के लिए मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में अक्सर जो है ना पूछे जाते हैं। मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में अक्सर क्या करता है, पूछा जाता है। अगर आप भी इस बार एग्जाम देने वाले थे, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो पहला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, क्या दिया गया है कि धातु के भौतिक गुणों को लिखे। तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि धातु क्या है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे वैसा तत्व जिसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या फिर कितना 3 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ठीक है, और इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए धातु के भौतिक गुणों को लिखे, तो धातु का भौतिक गुणों को लिखना, एक होता है रासायनिक गुण, तो दोनों आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर पे क्या लिखना है कि धातु के पहले यहाँ पे आंसर दे देना है और लिखना है कि धातु के भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। ठीक है, और पहला नंबर पे क्या लिखना है कि धातु के परमाणु के बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इसका भौतिक गुण होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है कि धातु के बाह्यतम कक्षा में क्या होता है, 1, 2 या फिर कितना 3 इलेक्ट्रॉन क्या होता है इनकी रहता है। और दूसरा प्रश्न आप लोग का यहाँ पर क्या दूसरा नंबर पे लिखना है, धातु विद्युत का धनात्मक होता है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो क्या होता है, यहाँ पे धातु होता है। क्योंकि देखिए धातु के बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 3 इलेक्ट्रॉन, और अस्थायी होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए क्या करता है, ये लोग अस्थायी होने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन का ही त्याग कर देता है। इसलिए धातु कैसा होता है, तो धनायन होता है। यहाँ पे कैसा होता है, तो धनायन मतलब कि उसमें प्लस होता है। तो वही आप लोग का दूसरा नंबर था कि धातु विद्युत का धनात्मक होता है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करने से क्या होता है, धातु मतलब कि धनायन हो जाता है। अगला प्रश्न आप लोग का यहाँ पर दिया गया है कि धातु आघात वर्धनीय, यहाँ पे क्या लिखा है, आघात वर्धनीय तथा तन्य होता है। आघात वर्धनीय का मतलब क्या होता है, सुनिए यहाँ पे। आघात वर्धनीय का मतलब होता है कि आघात वर्ध उसको कहा जाता है। आघात वर्ध का अर्थ ये हुआ कि मान के चलो इतना बड़ा अगर लोहा है ना, ये तो कोई चीज़ धातु है, तो उसको पीट पीट कर क्या कर सकते हैं, इससे बड़ा उसको जो है ना पतला चादर सा बनाया जा सकता है। ठीक है, इसको हम लोग आघात वर्ध कहते हैं। और दूसरा जो यहाँ पे है तन्य है, तो जैसे मान के चलो इतना सा धातु हो तो उसको खींच के जो है ना क्या किया जा सकता है, लंबा तार ऐसा बनाया जा सकता है कि धातु के इसी गुण को क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। तो धातु आघात वर्ध एवं क्या होता है, तन्य होता है। अगला यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है, धातु के द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। तो धातु जो है ना जल्दी से गलता नहीं है, और जल्द से मतलब उसका क्या कर सकते हैं, अभी द्रव्यनांक वगैरह वगैरह क्वथनांक यानी खोलना वगैरह जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा उच्च होता है। ठीक है, मतलब लोहा वगैरह को ज़्यादा गर्म करने के बाद ही वो लोग पिघलने का काम करेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि धातु का द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर 5 नंबर है कि धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धातुई चमक कहते हैं। तो धातु वगैरह जैसे लोहा हो गया और तांबा वगैरह हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, तो ये सब आप लोग जब देखिएगा ना तो उसमें एक विशेष प्रकार का चमक होता है जिससे हम लोग क्या कहते हैं, धातुई चमक। अगला पॉइंट यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, धातु उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। मान के चलो कि बोर्ड में, या तो मान के चलो जैसे कि ये वाला वायर है, ठीक है, यहाँ पे मान के चलो यहाँ से वायर और यहाँ पर से नहीं जुड़ रहा था, इसमें अगर आप लोहा जोड़ दीजिएगा ना तो इससे भी आप लोग का इसमें करंट क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। एक चीज़ हो गया, प्लस में दूसरा चीज़ उष्मा का, यहाँ पे उष्मा का चालक का मतलब हो गया, अगर मान के चलो यहाँ पर आग वगैरह लग रहा है, उसमें अगर हम लोग लोहा को रख देते तो वो गर्म होते होते धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे आगे फ्लो करने लगेगा। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है यहाँ पर कि धातु उष्मा एवं विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। अगला प्रश्न है कि धातु कमरे के ताप पर सामान्यतः ठोस होता है। धातु जो होता है ना मतलब कमरे के ताप पर क्या होता है, सामान्यतः ठोस होता है। लेकिन आप लोग का एक जो होता है यहाँ पे मरकरी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पारा के नाम से भी जानते हैं, ये आप लोग का कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एक धातु है। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न क्या दिया गया है कि आम मीटर किसे कहते हैं। आम मीटर दरअसल जो है ना यह क्या करता है, विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम से किस में जुड़ता है, श्रेणी क्रम से जुड़कर क्या करता है, इसमें विद्युत धारा को मापने का काम करता है। ठीक है, तो इसी के बारे में पूछा गया यह क्या है। तो लिखना है कि आम मीटर एक ऐसा यंत्र है, आप लोग ये तो फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसा विद्युतीय यंत्र। ठीक है, कि ये बिजली से चलने वाला यंत्र होता है। तो आम मीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में धारा के प्रभाव को मापा जाता है। इसे क्या करते हैं, धारा के प्रभाव को मापते हैं। तो क्वेश्चन भी आपका ऑब्जेक्टिव भी बन गया कि धारा का माप किससे होता है, तो आम मीटर से। ठीक है, इसे हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसे किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। इससे इस तरह से जोड़ते हैं कि इसके धन ध्रुव से विद्युत धारा के प्रवेश करता है तथा ऋण ध्रुव से बाहर निकलता है। तो आम मीटर का क्या काम है, यह एक विद्युतीय यंत्र है और जो है परिपथ में क्या करता है कि धारा के प्रभाव को मापता है, और इसे हमेशा किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और इसको इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि बिजली जो है ना प्लस मतलब हमेशा प्लस वाला सिरे से क्या करेगा, इन करेगा, और माइनस वाला सिरे से क्या करेगा, निकलने का काम करेगा। ठीक है, तो ये आपका आम मीटर और आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। अगला प्रश्न आप लोग का दिया गया लघु पतन से आप क्या समझते हैं। लघु पतन को जो है ना मतलब इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट सर्किट, तार वगैरह कभी जब शॉर्ट कर जाता है ना तो वही चीज़ उसका कारण क्या है ये बताना है। तो आंसर लिखना कि किसी कारण बस जब गर्म तार और ठंडा तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तो लघु पतन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब आप लोग बोलोगे तो वो दोनों तो हमेशा सटा हुआ ही रहता है, सटा हुआ रहता है, ठीक वाली बात है, लेकिन उसके ऊपर में देखिएगा एक परत जमा होता है, ठीक है। वो परत जब क्षतिग्रस्त हो जाता है मतलब नष्ट हो जाता है ना, तब वो दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ जाता है, मतलब प्लस माइनस एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखे हैं कि किसी कारणवश जब तार मतलब कि गर्म तार और ठंडा तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तो लघु पतन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, मतलब कि शॉर्ट कर जाता है, ठीक है। इस परिस्थिति में परिपथ में जो है ना प्रतिरोध क्या होता है, शून्य हो जाता है। इस परिस्थिति में प्रतिरोध का मान मतलब आर जो होता है ना प्रतिरोध, इसका काम क्या है कि अधिक करंट को आने से रोकना, ठीक है। यहाँ पे किसका काम है, प्रतिरोध का। तो ये जो है ना शून्य हो जाता है और धारा का प्रवाह तीव्र हो जाता है, मतलब उसमें अधिक मात्रा में करंट जो है ना जाने लगता है, जिस मतलब कि बहने लगता है, जिसके कारण जो बोर्ड में जो भी उपकरण लगा हुआ वो क्या होता है, जल जाता है। धारा का प्रवाह तीव्र होने के कारण ताप उत्पन्न होता है, मतलब कि ताप उत्पन्न होता है जिससे परिपथ में आग लगने का भय रहता है, मतलब जिससे क्या होता है घरों वगैरह में क्या होता है शॉर्ट सर्किट से आग वगैरह भी लग जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ये वीवीआई आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, खनिज किसे कहते हैं, ठीक है। तो खनिज किसे कहते हैं और अयस्क किसे कहते हैं, दोनों के बारे में बताना है। तो आंसर लिखना है यहाँ पर कि पृथ्वी के परत में पाए जाने वाले धातु युक्त ठोस पदार्थ को खनिज कहते हैं। इसका डिफिनेशन अगर आप लोग दूसरे तरीके से देना चाहते हैं तो उसको वैसे लिख दीजिएगा कि वैसा पदार्थ जिसे खान से खोद कर निकाला जाता है उसे खनिज कहते हैं। ये भी आप लोग का सही है, दोनों में कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पृथ्वी की परत में यानी कि पृथ्वी की ऊपरी परत में, ठीक है, यहाँ पे पाए जाने वाले धातु युक्त ठोस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब क्या आप लोग का खनिज है। कोयला भी एक प्रकार का खनिज है, ठीक है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया अयस्क, अयस्क किसे कहते हैं, अयस्क क्या है। तो जिस खनिज में, जो खनिज होता है ना उसी के बारे में पूछा गया है, बोला गया है जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु उपस्थित होता था जिससे कम खर्चे पर, ज़्यादा खर्च उसमें नहीं होना चाहिए, कम खर्चे और आसानी से धातु प्राप्त किया जा सकता है, अयस्क कहलाता है। जैसे बॉक्साइड और हेमाटाइट, ठीक है। बॉक्साइड किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का। हेमाटाइट किसका अयस्क है, तो वो हो जाएगा आयरन का। आप लोग दोनों याद रखिएगा। तो जिससे मतलब कि जिस खनिज से, ठीक है, यहाँ पे प्रचुर मात्रा में उसमें धातु हो, ठीक है, तथा वो जिसको कम खर्च और आसानी पूर्वक उससे हम लोग धातु प्राप्त कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा उसमें खर्च नहीं होना चाहिए, ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं लगना चाहिए, दूसरे हम लोग क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। जैसे बॉक्साइड और हेमाटाइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर जो है ना आप लोग इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे खनिज और अयस्क दोनों क्वेश्चन को एकदम 100% श्योर आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि क्योंकि ये प्रश्न आपका फिक्स एग्जाम में आएगा ही आएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया आप लोग का 5 नंबर प्रश्न है कि अच्छे ईंधन के गुण को लिखे। ईंधन क्या होता है आप लोग जो जानते हैं, जलने का जो क्रिया होता है ना, वो जो जलता वगैरह है वो आप लोग का ईंधन कहलाता है, ठीक है। मतलब जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब आप लोग का क्या है यहाँ पे ईंधन है, मतलब कि जलाने का काम आता है। तो अच्छा ईंधन किसको कहेंगे, तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या आंसर लिखना है आप लोग का कि अच्छा ईंधन दहन के समय अधिक से अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो जो अच्छा ईंधन होता है ना वो क्या करता है, अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है, मतलब टेम्परेचर, गर्मी, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर कि जलने के बाद अधिक धुआं उत्पन्न नहीं करता है। जो कम धुआं उत्पन्न करे उसको हम लोग क्या कहेंगे, अच्छा ईंधन कहेंगे, और जो ज़्यादा धुआं उत्पन्न करता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, खराब ईंधन कहेंगे। और तीसरा पॉइंट आप लोग का है जिसका भंडार एवं परिवहन आसान होता है, मतलब जिसको हम लोग जो है ना कह सकते हैं किसको मतलब जमा करके रख सकते हैं आसानी से, ठीक है। ये आप लोग का क्या होता है यहाँ पे, अच्छा इसका भंडारण एवं परिवहन। भंडारण का मतलब इसको जमा करके रखना, परिवहन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना आसान होता है। और अगला पॉइंट यहाँ पर जिसके दहन की गति धीमी होती है, जिसके गलने की दहन मतलब समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ पे जलने की क्रिया जो होती है ना, ऐसा नहीं कि एक मरतबे में सलाह जलाएं पूरा जल के खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा धीरे धीरे जलना चाहिए। ये वाला हो गया। अगला पॉइंट देखिए कि जिसके जलने के बाद विषैला पदार्थ उत्पन्न नहीं होता है। जिसको जलाने से क्या होता है उसमें गंध वगैरह ज़्यादा मतलब केमिकल टाइप का धुआं से ना निकले। उसके बाद जो सस्ता हो और जो आसानी से उपलब्ध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अच्छा ईंधन कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, 6 नंबर प्रश्न है सघन माध्यम तथा विरल माध्यम किसे कहते हैं। तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे हम लोग सघन माध्यम कहते हैं, मतलब कि जो वो माध्यम जो है ना ज़्यादा हार्ड होता है।
ठीक है। और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे हम लोग विरल माध्यम कहते हैं। अब आपके सामने मान के चलो हम दो चीज़ ले लेते हैं, एक तो ले लेते हैं यहाँ पे पानी और एक लेते हैं कांच, ठीक है। अब इन्हीं दोनों में आप लोग को बताना है कि कौन विरल है कौन सघन है। तो पानी है और यहाँ पे कांच है, तो कांच में प्रकाश की चाल कम होगा, पानी में अधिक होगा, तो कांच हो गया आप लोग का सघन और पानी होगा विरल। अब मान के चलो दूसरा जो उदाहरण लेते हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे वायु का और ले लेते हैं पानी का, वायु और पानी का। तो पानी में प्रकाश की चाल कम होगा और वायु में अधिक होगा, तो पानी हो गया आपका क्या चीज़, तो वो हो गया सघन, क्या हो गया, पानी सघन हो गया, और वायु क्या हो गया, विरल हो गया। तो जिसमें प्रकाश अधिक स्पीड से काम करता हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, विरल माध्यम, और जिसमें प्रकाश धीरे धीरे मतलब स्पीड उसका बहुत कम हो उसको हम लोग सघन माध्यम कहते हैं। और यह प्रश्न आप लोग को दोनों तरीके से अच्छे तरीके से हम बता चुके हैं, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि विद्युत विभव क्या है और विभवांतर क्या है। तो विद्युत विभव और विभवांतर का परिभाषा बताना है। तो इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं, और इसका असाई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो मान के चलो इकाई धनावेश को प्लस क्यू आवेश को एक जगह से दूसरे जगह जो लेके जाएंगे तो जो हम लोग का काम होगा ना वही को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर W/Q होता है। इसी को हम लोग कहते हैं कि 1 वोल्ट यानी कि वोल्ट बराबर क्या होता है, कार्य का असाई मात्रक जूल होता है और आवेश का असाई मात्रक कूलम होता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं यहाँ पे 1B जिनकी V/J/C जूल प्रति कूलम कहते हैं इसी को, किसको, विद्युत विभव को। और अगला प्रश्न यहाँ पर था आप लोग का कि विद्युत विभवांतर यानी कि विभवांतर क्या है। तो इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, मान के चलो यहाँ पर V1 है और यहाँ पे V2 है, तो दो विभव के बीच के अंतर को, तो दो विभव के जो बीच का जो अंतर का होता है ना उसी को हम लोग विभवांतर कहते हैं, और इसका भी असाई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। समझ गए आप लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया कि पानी के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो पानी का अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक, ये सब तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए पानी के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, लिखना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा पानी में प्रकाश की चाल के अनुपात को पानी का अपवर्तनांक कहते हैं। तो n वहाँ पे अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे पानी में प्रकाश की चाल। निर्वात अपवर्तनांक को n से सूचित करते हैं और प्रकाश की चाल को c से, और माध्यम में प्रकाश की चाल को cm से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कहने का मतलब होगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁻⁴ कितना 5 किलोमीटर/सेकेंड, और इसका कितना पानी में जो होता है ना कितना होता है, तो पानी में जो प्रकाश की चाल होता है ना वो कितना होता है, तो आप लोग का पानी वाला हो जाएगा 2 लाख, ठीक है भाई, कितना होता है 2 लाख होता है ना, पानी नहीं कांच में 2 लाख होता है, पानी में 2,25,000 होता है। कितना होता है पानी में होता है 2,25,000, ठीक है। तो इससे इसमें क्या कीजिए आप लोग भाग दे दीजिए, और भाग जब दे दीजिएगा ना तो आप लोग का जो आंसर निकल के आएगा ना वही आप लोग का अपवर्तनांक कहलाएगा। जैसे मान के चलो हम लोग कांच का निकालते हैं, कांच का कितना होता है 2 लाख, ठीक है। 2 लाख तो 2 × 10⁻⁴ कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर/सेकेंड। ये 10⁻5 से 10⁻5 कट गया, 3/2 मतलब कितना हो जाएगा 1.5। तो कांच का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, तो 1.5 होता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, इस कथन का क्या अर्थ है। तो इसमें लिखना है कि क्वेश्चन क्या था आप लोग का कि हीरे में प्रकाश की ये था आप लोग का क्वेश्चन कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, इस कथन का अर्थ क्या होता है ये बताना है। तो इसमें यही लिखना है कि हीरे का जैसे है ना कि अपवर्तनांक 2.42 होता है, इस कथन का यह अर्थ है कि इसमें प्रकाश की चाल इतना गुना धीमी चलता है, कितना 2.42 गुनी क्या होता है, धीमी चलती है। और अगर क्वेश्चन है कि पूछा जाए कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है, इस कथन का अर्थ क्या है, तो इस कथन का यही अर्थ है, आप लोग को लिखना है यहाँ इसमें बना करके कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है, इस कथन का यह अर्थ है कि इसमें प्रकाश की चाल 1.5 गुनी धीमी होती है। तो इसी तरह से आप लोग को इसका आंसर लिखने हैं, और ये क्वेश्चन भी आप लोग का इंपॉर्टेंट है। आप लोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका फॉर्मूला है, ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। क्या याद रखिएगा, n बराबर C/cm, ठीक है। और यहाँ पर से कुछ अपवर्तनांक भी आप लोग को याद रखना है, जैसे आप लोग का हो जाता है हीरा कितना होता है 2.42, और आप लोग याद रखिएगा एक किसका पानी का, ठीक है, एक सेकेंड जरा सा, पानी का याद रखिएगा, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, हाँ उसका नहीं है रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप इसका क्या होता है, पानी का जो अपवर्तनांक होता है ना वो 1 के आसपास होता है। 1 मिनट, पानी मतलब कि हो गया, पानी का कितना हो रहा है, बार बार मिस्टेक हो रहा है, चलिए हम देख लेते हैं, आपको बताएंगे अभी तुरंत। यहाँ पे देखिए पहले कांच का लिख देते हैं, कांच का कितना होता है, तो वो कितना होता है 1.5 होता है, ठीक है। और इसका अगर आगे जो आप लोग का बात जाता है इसमें जैसे कि क्या बोला जाता है वायु का, ठीक है, वायु का अपवर्तनांक भी आप लोग का पूछा जाता है। तो वायु का जो अपवर्तनांक होता है ना वो जो निर्वात में होता है ना उसी का थोड़ा सा आगे पीछे होता है, ज़्यादा उसमें नहीं होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल और हवा में जो होता है करीबन करीबन सेम ही होता है, ठीक है, ज़्यादा अंतर उसमें नहीं होता है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा।
और आप लोग का एक और भी है जिसको क्या होता है केरोसिन तेल, वो भी पूछा जाता है कि वो कितना होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको तुम पूरा को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और पानी का शायद 1.33 होता है। ठीक है जी, बिल्कुल यही सही होगा। तो आप लोग को क्या क्या बताएं, हीरा का बताएं कि कितना होता है, हीरा का 2.42, और पानी का कितना बताएं हम, तो वो होता है 1.33, और कांच का कितना होता है, तो 1.5 होता है। ठीक है, कितना होता है, 1.5 होता है। तो ये सबको आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और प्रकृति का सबसे जो कठोर पदार्थ है ना, वो हीरा है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इसको भी याद रखिएगा। और हीरा का जो है ना, हीरा किसका अपरूप है, तो आप लोग याद रखिएगा हीरा किसका अपरूप है, तो कार्बन का अपरूप। किसका, कार्बन का हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, कांच के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, तो वही परिभाषा जहाँ पे लिखना है, जहाँ पानी था वहाँ पे कांच कर देना है। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा कांच में प्रकाश की चाल के अनुपात को कांच का अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ पे कांच का अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटे क्या हो जाएगा, कांच में प्रकाश की चाल हो जाएगा। मतलब n बराबर क्या हो जाएगा, C बटे सी जी। सी जी, जी मतलब होता है ग्लास। ठीक है, यहाँ पे समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे कांच में प्रकाश की चाल, तो कांच में प्रकाश की चाल जो होता है वो 2,25,000 कितना 2 लाख होता है। तो वो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो वो 1.5 इसका अपवर्तन का जाएगा, किसका, कांच का। और 2,25,000 वो आप लोग का वायु वाला हो जाएगा। नहीं क्या बार बार मिस्टेक कर रखी है। चलो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। अगला प्रश्न आप लोग का 10 नंबर दिया गया कि ए मीटर एवं वोल्ट मीटर के उपयोग को बताएं। यानी ए मीटर और वोल्ट मीटर का क्या उपयोग है, तो ए मीटर का उपयोग हम परिपथ में विद्युत धारा को मापने में करते हैं। तो ए मीटर का प्रयोग जो है ना, इसको आम मीटर भी कहते हैं। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो विद्युत धारा को मापने में करते हैं परिपथ में। और जबकि वोल्ट मीटर का उपयोग क्या करते कहाँ में, जबकि वोल्ट मीटर का उपयोग विभवांतर मापने में करते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि ए मीटर का उपयोग विद्युत धारा मापने में और वोल्ट मीटर का उपयोग विभवांतर मापने में करते हैं। आप लोग दोनों भी याद रखिएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है कि स्वच्छोवास को परिभाषित करें। तो आप लोग याद रखिएगा, देखिए क्या इसका आंसर, ये क्वेश्चन वीवीआई एग्जाम में भी पूछा जाता है। वह क्रिया जिसमें जीव वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकालते हैं, तो इसे स्वच्छोवास कहते हैं। मतलब सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, स्वच्छोवास कहते हैं। स्वच्छोवास अगर देखा जाए, ये 2 भागों का सम्मिलित रूप है। एक तो हो जाता है आप लोग का प्रश्वास, क्या हो जाता है, प्रश्वास हो जाता है, और एक हो जाता है आप लोग का स्वच्छोवास। ठीक है, पे क्या हो जाता है, स्वच्छोपास हो जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे स्वच्छोपास। तो हम लोग जब सांस क्या करते हैं, फिर शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं उसको प्रश्वास कहते हैं, और जब छोड़ते हैं तो उसको प्रश्वास इनके उच्छ्वास कहते हैं। और सांस लेने और छोड़ने की क्रिया मतलब कि प्रश्वास और उच्छ्वास के सम्मिलित क्रिया को क्या कहते हैं, तो स्वच्छोपास कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया आप लोग का। 12 नंबर प्रश्न है कि नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं। तो देखिए, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करके नज़दीक और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। तो नेत्र अपने द्वारा जो है ना, अपनी फोकस दूरी को बदल कर दूर या निकट की वस्तु को स्पष्ट देखने की जो क्षमता होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। बाकी इसमें एक्स्ट्रा आप लोग को कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। और आप लोग याद रखिएगा कि स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होता है ना, वो 25 सेंटीमीटर होता है। कितना, 25 सेंटीमीटर। और दूर बिंदु कितना होगा, तो अनंत होगा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष का उपचार, ये सब बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न आप लोग का दिया गया कि पानी में डूबी हुई लकड़ी, ठीक है, पे लकड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्यों। तो पानी मान के चलो, जैसे ये गिलास है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह का, इसमें जो हम लोग कांच दिए हुए ना, वो हल्का मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, ऐसा क्यों, ठीक है, बताना है। तो लिखना है यहाँ पे कि पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई प्रतीत इसलिए होती है कि जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अविलंब की ओर मुड़ जाती है। यही कारण है कि पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो ये क्या आप लोग का यहाँ पे डिफिनेशन हुआ। यहाँ पे देखिए, पहले हम फिगर बना देते हैं। इस टाइप का जो फिगर था आप लोग का, ग्लास नहीं, ग्लास कम कुछ और बन जाता, बन गया। तो यहाँ पे देखिए, जैसे इसमें यहाँ पे क्या दिया गया आप लोग का, मतलब कि एक पेंसिल डाला हुआ है, और ये आप लोग का वायु वाला भाग है। कौन वाला भाग है, वायु मतलब हवा वाला। और ये आप लोग का क्या हो जाता है, विरल हो जाता है। कौन सा भाग है, विरल वाला। और पानी अंदर में जो वो सघन वाला भाग हो गया। तो जब प्रकाश की किरण किससे विरल में सघन जाता है ना, सघन में जाता है, तो अभिलंब की ओर, मतलब जैसे ये अभिलंब है ना इस तरह का, तो वो इधर नहीं जाने के बजाय क्या होगा, यहाँ पे इधर होने लगता है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसीलिए जो है ना क्या होता है यहाँ पे, यही कारण है कि पानी में डूबी हुई जो मतलब लकड़ी जो होती है, वो क्या कहता है यहाँ पे, मुड़ी हुई प्रतीत होती है। 13 का क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इसी तरह से आप लोग को लिखने हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। या तो फिर इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, मतलब विद्युत धारा को क्या करता है, आगे बढ़ने से रोकता है। कौन? प्रतिरोध। और प्रतिरोध का आशय मात्रक क्या होता है? ओम होता है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। और एक फार्मूला भी आता है, आर बराबर क्या होता है, V बटे आई। आर बराबर क्या होता है, V बटे आई होता है। आप लोग इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया कि प्रतिरोध को आर से सूचित किया जाता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ठीक है। और इसका जो संकेत किया जाता है ना, वो इस तरह से ओमेगा होता है। तो जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे इस तरह से, तो वो 3 ओम। इस तरह से लिखा हुआ है तो 4 ओम। इसको याद रखिएगा, ठीक है। सबसे कम प्रतिरोध चांदी का होता है, इसलिए चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। तो चांदी को जो है ना विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। चांदी मतलब कि Ag, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, तो 47 होता है। आप लोग इसको भी अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखें और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या होता है, इंटू में हाफ H2O होता है, ठीक है। हाफ H2O ये होता है आप लोग का इसका क्या बोलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू क्या होता है यहाँ पे 2H2O होता है। आप लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक और फार्मूला पढ़े होंगे, CaSO4 का होल 2 इंटू H2O। जब होल 2 लग जाएगा तो आगे से 2 मतलब यहाँ पे 1.5 भाग जाना वो हट जाता है, ठीक है, तब जो जल था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग का CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये क्या हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो गया। और इसका नाम जो होता है ना वो क्या होता है यहाँ पे कैल्शियम, ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम क्या बोलते हैं, सल्फेट। Ca से कैल्शियम हो गया, SO4 को सल्फेट पढ़ते हैं। और यहाँ पे अर्ध मतलब आधा हो गया, उसको हेमी हाइड्रेट भी बोल सकते हैं या तो फिर अर्ध हाइड्रेट भी कह सकते हैं। आप लोग दोनों चीज़ बोल सकते हैं, ठीक है। और अगला जो यहाँ पर इसका क्या दिया गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, यानी इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका उपयोग में हम लोग क्या क्या करेंगे, मतलब कहाँ कहाँ। तो पहला है कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, तो हम लोग बैंडेज वगैरह जो कराते हैं किसी का हाथ पैर टूट जाने के बाद ना, तो वो आप लोग का प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, जिसको हम लोग POP कहते हैं, ठीक है। POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि मूर्ति बनाने और खिलौने बनाने में, तो मूर्ति वगैरह जैसे कि दुर्गा माता, काली माता, ऐसा कुछ जो मतलब मूर्ति बनता है ना, सरस्वती माता का, तो ये सब जो मतलब बनाया जाता है ना वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही। और खिलौना वगैरह भी आप लोग देखे होंगे जो मिट्टी का बनता है वो इसी से बनाए जाते हैं। और दूसरा है कि उपकरणों के छिद्र बंद करने में, तो जो भी मतलब खिड़की कबाड़ी है उसके बगल में देखे होंगे यहाँ पे जैसे घून वगैरह लग जाता है, दिया वगैरह ना, तो उसमें उस मिट्टी को यानी कि उसको डाल करके बाहर से पानी दे दो उसमें, वो धीरे धीरे हार्ड हो जाता है, ठीक है, सुराख वगैरह बंद करने में। अगला यहाँ पे है कि चौक बनाने में, चौक बनाने में तो समझ रहे हो ना, जैसे बोर्ड पर जो सर सब लिखते नहीं है, मान के चलो जैसे कोई बोर्ड है उस पर सर मतलब पढ़ा रहा हो, ठीक है, तो वो जो लिखते हैं ना यहाँ पे कुछ भी को खो कुछ भी, तो वह आप लोग को चौक से ही लिखा जाता है, ठीक है। और उसके बाद है कि अग्निशामक संबंधी सामग्री बनाने में, तो अग्निशामक मतलब जिसमें करेंट मतलब कह सकते हैं जिसमें आग वगैरह नहीं पकड़े, तो उस टाइप का जो विद्युत रोधी पदार्थ को बनाया जाता है, सॉरी अग्निरोधी पदार्थ को, तो उसमें भी इसका उपयोग करते हैं, किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो इसी तरह से आप लोग जिसे देखें यहाँ पे 15 क्वेश्चन जो था सब्जेक्टिव, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में जो है अक्सर पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको जो है ना शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सब PDF आप लोगों को मिले तो इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। ये तो व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ से जो है ना आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि लाइव क्लास के बाद जो है ना सारा नोट्स आप लोग को वहाँ पर फ्री में मिल जाए। तो चलिए मिलेंगे आप लोगों से बहुत ही जल्द एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड लव यू ऑल, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।